हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी के बारे में। मतलब बायोलॉजी जो है सूक्ष्म जैव की, इसका जो शुरुआत है वो कहाँ से थी, ओरिजिन कैसी हुई है, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो और इसकी स्कोप क्या क्या होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के। इसके आगे हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी जो है सूक्ष्म जैव की जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर हुई है। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से। ठीक। माइक्रोज, जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोज हो गया, और बायो है, बायोज हो गया, और लॉजी है, लॉगस हो गया। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है उसकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की 3 शब्दों से मिलकर हुई है। एक माइक्रोज हो गया, एक बायोज और एक लोगस। माइक्रोज का मतलब क्या होता है? स्मॉल, यानी लघु या छोटा। स्मॉल का मतलब तो समझते हैं, तो वही माइक्रोज होता है। ठीक है। और बायोज होता है, बायोज यानी लाइफ, बायो यानी जीवन, जीव। ठीक। लाइफ यानी जीवन। ठीक। और लोकस मतलब स्टडी करना, स्टडी मतलब किसी चीज़ का अध्ययन करना। तो इसका मतलब अगर हम कह सकते हैं, देखिए, लघु या छोटा जीवन या जीव और उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। अगर सही सही भाषा में कहा जाए तो सूक्ष्म जीव जैविकी जो है वो जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों के स्वरूप, संरचना, कार्यकी तथा जनन आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक। हम किसी भी जीव के अगर बारे में अध्ययन करते हैं तो उसके समस्त प्रक्रियाओं, उसकी बनावट, उसके संरचना, उसके अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो उसी तरह से जो ये सूक्ष्म जीवों का हैं उनका अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हम उनके स्वरूप, संरचना, आकार, कार्यकी, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर तथा रिप्रोडक्शन के आदि के अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक। सूक्ष्म जीवों को 5 प्रमुख समूहों में बांटा गया। कितने समूहों में? 5। ठीक। 5 कौन कौन से हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि 5 प्रमुख जो समूह में बांटा गया है वो है विषाणु, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक। विषाणु, जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। विषाणु को वायरस, जीवाणु बैक्टीरिया, शैवाल एल्गी और कवक फंजाई एंड प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ। ठीक। आदि जंतु विज्ञान जो इसमें होते हैं प्रोटोजोआ में ही आ जाते हैं। ठीक है। और अब हम देखते हैं जो विषाणु विज्ञान है, मतलब जो विषाणु है उसका अध्ययन। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो मध्यजीवी एवं कोशिकाहीन रूपों, यानी कि जो मीजोफेटिक एंड नॉन सेलुलर, ठीक, नॉन सेलुलर इंटेडिस विषाणु हैं, वायरसेस जिसको बोलते हैं, और वायराइड्स होते हैं, और वाइसाइड्स भी होते हैं। ठीक। वायरोसाइड्स होते हैं। इनका अध्ययन हम लोग इस विषाणु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और इसको क्या कहते हैं? विषाणुओं के अध्ययन को, मतलब ये जैसे जैसे विषाणु हो गया, वायराइड्स हो गए और वायरोसाइट्स हो गए, इनकी जो स्टडी करते हैं, इनके स्टडी को हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। ठीक। अब हम आगे देखते हैं, इसमें आता है जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान में बैक्टीरिया, जिस जीवाणु को हम जानते हैं, तो जिस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं, हालांकि कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि उसी में लॉजी नहीं लगता है, और कुछ उसके पहले जो शब्द होते हैं, जैसे अभी देखो, विषाणु था तो वायरस का वायरो बन गया, जीवाणु है तो जीवाणु का बैक्टीरिया का बैक्टीरियो हो गया। ठीक। बैक्टीरियोलॉजी हो गया। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसे असीम केंद्र की जीवाणु, प्रोकैरियोटिक जिसको बोलते हैं, हाँ, और जीवाणु, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, रिकेट्सिया के अध्ययन से संबंधित है। ठीक। इसमें बैक्टीरिया, जीवाणु होता है हिंदी अर्थ, और प्रोकैरियोटिक, ठीक, जिसको यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक 2 भाग होते हैं ना, असीम केंद्र की में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक इनको बोलते हैं। जबकि माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा को स्पाइरोप्लाज्मा। ठीक है। और रिकेट्सिया ही कहते हैं। इनका हम जिसमें अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जीवाणु विज्ञान कहते हैं। ठीक। इसको हमने देख चुका है। अब हम इसके आगे के बारे में देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के बाद अब उसके बाद था शैवाल। शैवाल विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक। किसके अध्ययन से संबंधित है? शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। उसमें हम क्या करते हैं?
शैवालों के बारे में, उनके जितने भी आकार, संरचना, बनावट आदि की हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, उनमें कैसे जनन प्रक्रिया होती है, कैसे विखंडन होता है, मतलब जिससे भी उनका संख्या बढ़ती है, ये आदि इत्यादि चीज़ें हैं। ठीक है, कवक विज्ञान जिसको माइकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सुकेंद्र की या समीप केंद्र की यानी यूकैरियोटिक। कवक विज्ञान जो है उनमें समीप केंद्र की यानी यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? कवकों, फफूंदी एवं यीस्ट। कवकों फंजाई, फफूंदी को मोल्ड्स बोलते हैं, एवं यीस्ट जो है यीस्ट का यीस्टिफिकेशन बोलते हैं। इनका हम अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? माइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, अब आते हैं आदि जंतु विज्ञान जो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में जीव विज्ञान की वह शाखा जो एक कोशिकीय जंतु प्रोटोजोआ से संबंधित है। ठीक, एक कोशिकीय यानी कि जैसा कि जिनमें केवल एक ही कोशिका पूरे जीवन काल में पाई जाती है और उनका जो विखंडन होता है उनकी उन्हीं कोशिका से वो अलग हो जाती हैं, उसके बाद एक नए जीव का निर्माण कर देती हैं। ठीक, ये होता है प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय ठीक जंतु प्रोटोजोआ आदि होते हैं। इनका हम अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान, आदि जंतु विज्ञान के अंतर्गत। ठीक, प्रोटोजूलॉजी। सबसे अधिक विकिरण जो प्रतिरोधी है, रेडिएशन रेजिस्टेंट जीव भी एक जीवाणु है, डायनोकॉकस रेडियोड्यूरस। ठीक, कौन सा है? डायनोकॉकस रेडियोड्यूरस है। ठीक, आगे हम देखते हैं सूक्ष्म जैविकी जो है। हमने कहा था कि हम आगे के वीडियो में उसका इम्पोर्टेंस एंड उसके जो स्कोप हैं माइक्रोबायोलॉजी के, उसके बारे में देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले सूक्ष्म जीव विज्ञान की सबसे अधिक विशाल एवं नवीन व आधुनिक शाखा या भाग है। मतलब जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है इसके अंतर्गत सबसे बड़ा भाग आता है जीव विज्ञान का, क्योंकि इसमें समस्त लगभग अभी हमने पढ़ा ना 5 भागों में इनको बांटा गया है। एक था विषाणु, एक था जीवाणु, एक था शैवाल, एक था प्रोटोजोआ और आदि जंतु विज्ञान। मतलब इसी तरीके से 5 भागों में हम बांटे थे, तो उसका सभी का अध्ययन करेंगे तो उनमें भी कई सारे पार्ट हैं, तो इसीलिए ये सबसे विशाल एवं नवीन नवीन का अर्थ समझ रहे हैं कि मतलब नया है, वह आधुनिक शाखा या भाग है। ठीक, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के समस्त क्रियाएं एवं प्रक्रमों जैसे रहने एवं गुणन की विधि, कार्यकी एवं वर्गीकरण तथा प्रकृति में उनके द्वारा की गई प्रक्रियाएं आदि शामिल हैं। अभी हमने बताया कि उसका जो स्कोप है कि माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करने में हम किसके बारे में, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संरचना, उनकी बनावट, उनके आकार, उनके शेप, कलर, साइज, स्ट्रक्चर कैसा है, तो इन सभी, और उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक, आदि समस्त प्रक्रियाओं का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक, प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में होने पर ये प्राकृतिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक, जो प्रकृति है, प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में, अब जैसे हम कहें कि दही है, दही में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होते हैं ना, जीवाणु होते हैं, तो उनकी इतनी अधिक थोड़ी सी अगर हम दूध जो शाम को रखते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी दही की मात्रा डाल के शाम को रख दें तो सुबह तक देखो उसमें पूरा का पूरा एकदम थक्का बना देता है। तो उसमें अगर उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो अगर हम उसमें थोड़ा सा मतलब अगर दही में देखें तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है या लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं। ठीक, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, ना कि नुकसानदायक होते हैं। हालांकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में होने पर ये प्राकृतिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। और कहा जाए जैसे देखो कई सारे कीट होते हैं, अगर कीट नहीं रहेंगे तो वो जो हैं कीट होते हैं, कीटों को खा के अन्य जीव जो हैं अपना, जैसे पक्षी हो गए, वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ठीक, तो सभी को जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ प्रक्रिया जो है वो निर्मित की गई है। सूक्ष्म जीव लाभदायक एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के होते हैं। मनुष्य लाभदायक सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके अपने जीवन स्तर में काफ़ी अच्छा सुधार करते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव हैं उनका लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मनुष्य के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं उनका उपयोग करके मनुष्य काफ़ी अच्छा सहायक होता है। ठीक, हम इसके आगे की क्लास देखते हैं, सुधार लाने में देखो सुधार लाने का प्रयास करता है। ठीक, पर्यावरण जीवाणुओं एवं कवकों की क्रियाओं पर निर्भर करता है। ठीक।
ठीक। जो पर्यावरण है वो जीवाणुओं एवं कवकों की क्रिया पर निर्भर करता है, क्योंकि ये कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट कर देता है। जो ये कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको कौन नष्ट कर देता है? ये कीट जो हैं, जीवाणु हैं, वही नष्ट कर देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं अगर किसी भी जीव को फेंक दिया जाता है जैसे मरने के पश्चात, तो उसको कौन खा के ख़त्म करता है? यही कीड़े मकोड़े खा के ख़त्म कर देते हैं, ठीक। बहुत सारे कीट न जब उसके पास जाते हैं तो बदबू आने लगती है, और बदबू किस कारण से? उसमें सड़न हो जाती है, और सड़न कीटों के खाने के धीरे धीरे वजह से उसमें आ जाती है, और वो धीरे धीरे उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और जैसा कि अभी हम जानते हैं कि जैसे मलमूत्र भी है, तो मल अगर उसको खुले में कोई व्यक्ति कर देता है, जानवर का ही किसी का है, भैंस या गाय का, अगर काफ़ी समय तक पड़ा रहता है तो उसको धीरे धीरे मिट्टी के रूप में निर्मित हो जाता है, बदल जाता है, ठीक। उसको उस प्रक्रिया को करने में भी किन्हीं कीटों का ही योगदान होता है, ठीक। क्योंकि ये कार्बनिक जो अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट कर देता है, अन्यथा ये पदार्थ इन जीवाणुओं को ही नष्ट कर सकते हैं। ये लगभग सारे कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देते हैं, परंतु जो सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करते हैं, परंतु मनुष्य निर्मित दुशास्य कार्बनिक पदार्थ जैसे प्लास्टिक, डाइऑक्साइड, पॉलीफ्लोरोकार्बन इत्यादि का जैव विघटन नहीं कर पाते हैं। अब जैसे मनुष्य के द्वारा क्या है, मनुष्य के द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ, जैसे अभी मनुष्य क्या कर रहा है, बहुत अधिक मात्रा में पन्नी का, थैली का यूज़ कर रहा है, प्लास्टिक का, जो कि नष्ट नहीं हो सकता है। अगर उनको जलाते भी हैं तो उनका अपशिष्ट रह ही जाता है और वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता है, वो तो उनका विघटन करने में भी ये जीव सक्षम नहीं होते हैं, ठीक। अब देखते हैं कार्बनिक पदार्थों के अपघटन तथा खनिज लवणों को पुनः मृदा में वापस लाने में सहायक होता है। कहने का मतलब ये कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जब होते हैं तथा खनिज लवणों का, जैसे कोई जीव है वो मरा, ठीक, उसने उसके पहले क्या क्या ग्रहण किया था, उसके शरीर में जितने पोषक तत्व हैं वो समस्त क्या हुए, वो उसमें जब मिट्टी के साथ विघटन हुए, या किसी पादप है, पादप का जब मृत्यु हो गया, पेड़ हो गया, पेड़ को काट दिए, उसको हमने जलाया, जलाने के पश्चात पुनः उसमें से जो भी पेड़ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। जब उसको हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, मतलब निकाल देता है, ठीक है, पूरी तरीके से, और वो बाद में राख बन जाता है कि नहीं। तो उसी तरीके से कोई भी प्रक्रिया जो होती है वो उसको ग्रहण करता है, बाद में उसको उसी में मिला देता है, यही प्रकृति का नियम है। मृदा की जो उर्वरता है, संरचना एवं गठन काफ़ी हद तक सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता पर निर्भर रहते हैं। मृदा की उर्वरता, संरचना एवं गठन काफ़ी हद तक सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता पर निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी मिट्टी में देखें तो केचुआ होता है, वो उसकी संरचना को सुधारने में बहुत अधिक सहायता करता है, ठीक। सूक्ष्म जीव मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके मृदा में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाकर उसकी उपजाऊ क्षमता व उर्वरता को बढ़ा देते हैं, ठीक। जो ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो पौधों को, देखो अगर जैसे कहा जाए कि मलमूत्र जानवरों का होता है, अगर उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं तो उसमें धीरे धीरे बहुत सारे कीट होते हैं जो उसका अपघटन करके उसको ह्यूमस के रूप में बना देते हैं, ठीक, ह्यूमस बना देते हैं, जिसको हम खेतों में अपने फैला देते हैं, जिससे हमारी खेत की क्या होती है, उर्वरता में सुधार आती है, और उसमें जल के मतलब शोषण क्षमता भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं जो यूरेनिक अम्ल के निर्माण के साथ साथ मृदा कणों का आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक। देखो मृदा जो है, मृदा में अनेक सूक्ष्म जीव लंबी श्रृंखला में पॉलीसैकेराइड भी उत्पन्न करते हैं, जो यूरेनिक अम्ल के निर्माण के साथ साथ मृदा कणों का आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जो मृदा में अनेक सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं वो एक लंबी श्रृंखला, मतलब कई सारी प्रक्रियाओं के द्वारा एक पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं, और वो पॉलीसैकेराइड यूरेनिक अम्ल का निर्माण करता है। उसी के साथ साथ मृदा के जो कण होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और उनमें भी काफ़ी अच्छा सुधार हो जाता है। क्षारीय मृदाओं को उपजाऊ बनाने के जो कार्य है वो नील हरित शैवाल जैसे नॉस्टॉक, एजनाबिना इत्यादि, ठीक। क्षारीय मृदाओं को उपजाऊ बनाने का कार्य कौन करते हैं? नील हरित शैवाल करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब जैसे कि हो गया नॉस्टॉक, हो गया एजनाबिना, हो गया, ये सब कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम है, ठीक। और भी हैं कुछ पौधे मृदा से नाइट्रोजन का उपयोग करके, ठीक, कुछ पौधे जो हैं मृदा से नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेटस के रूप में करते हैं। इन्हीं पौधों के द्वारा अल्प मात्रा में अमोनिया एवं कुछ कार्बनिक
नाइट्रोजनी यौगिक का उपयोग करने के कारण लगातार उपयोग में लाने से मृदा में इन अवयवों की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति ये जीवाणु जैसे नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कुछ पौधे में क्या होता है, मृदा से नाइट्रोजन का उपयोग किसके रूप में करते हैं, नाइट्रेटस के रूप में करते हैं। ठीक, तो इन्हीं के पौधों के द्वारा अल्प मात्रा में अमोनिया एवं कुछ कार्बनिक नाइट्रोजनी यौगिकों का उपयोग करने के कारण लगातार उपयोग, मतलब ये लोग क्या करते हैं, लगातार उपयोग करते रहते हैं, लगातार उपयोग करते रहते हैं, जिससे नाइट्रोजन की हो गई, और क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया के रूप में, तो उसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो जाता है, और कार्बनिक नाइट्रोजनी में क्या हो जाता है कि साथ में कार्बन भी हो जाता है। तो इन सब मृदाओं की क्या होती है, मृदा में इन सब अवयवों की क्या होती है, कमी होती है। तो इसकी पूर्ति के लिए जीवाणु क्या कहते हैं, जीवाणु जैसे नाइट्रोजन यौगिकीकरण जो जीवाणु हैं, जो फिक्सेशन जो कहते हैं बैक्टीरिया, वो करते रहते हैं, जिससे इनकी कमी पूरी होती रहती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।